दोस्तों अमिताभ बच्चन और जितेंद्र ने एक साथ सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया है। उस फिल्म का नाम है गहरी चाल, जो कि साल 1973 में आई थी और फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद दोनों एक और फिल्म में साथ नजर आ चुके हैं। उस फिल्म का नाम है ओम शांति ओम, जिसमें दोनों ने सिर्फ एक झलक भर दिखाई थी। फिर वे कभी एक साथ पर्दे पर नजर नहीं आए, लेकिन उनकी दोस्ती आज भी बनी हुई है। जितेंद्र ने अपने पूरे करियर में बाकी सभी स्टार्स के मुकाबले सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी है, टोटल 56, लेकिन कभी भी उन्हें सुपरस्टार का टैग नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन ने अब तक सिर्फ 41, राजेश खन्ना ने 42 और दिलीप कुमार ने सिर्फ 31 हिट फिल्में दी है, जबकि जितेंद्र ने अब तक कुल 56 हिट फिल्में दी है। लेकिन जितेंद्र हमेशा से ही अंडररेटेड रहे। ऐसा क्यों? क्या मीडिया ने उनके साथ नाइंसाफी की है या कुछ और? दोस्तों ऐसा है कि धारणा अक्सर वास्तविकता पर भारी पड़ती है। जो कड़वे फैक्ट्स होते हैं ना, लोग अक्सर उसे सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें उन्हें मजा नहीं आता। उनके लिए वो महज एक बोरिंग और नीरस आंकड़े भर होते हैं। और मैं ये भूमिका सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ कुछ कड़वी सच्चाई फैक्ट्स के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों अगर 70 और 80 के दशक के बॉलीवुड की बात करें तो हमें यह अक्सर बताया जाता है कि उस वक्त अमिताभ बच्चन वन मैन इंडस्ट्री थे। उन्होंने लगातार 2 दशकों तक बिना किसी कंपटीशन के इस इंडस्ट्री पर राज किया। लेकिन क्या यह सच है या हमें सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? आइए अब इसकी पड़ताल करते हैं। अमिताभ बच्चन को स्टारडम मिली साल 1973 में, जब उनकी फिल्म जंजीर हिट हो गई थी। वो एक लैंडमार्क फिल्म थी और उसी फिल्म से उन्हें यंगरी यंग मैन का खिताब भी मिला था। वहीं 1973 तक आते आते उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना की चमक भी कुछ कुछ फीकी पड़ने लगी थी और उनका सिंहासन भी अब डगमगाने लगा था। तो क्या जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन सीधे 1973 में सुपरस्टार बन गए थे? बिल्कुल नहीं। राजेश खन्ना अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे और उन्होंने साल 1974 में रोटी और प्रेम नगर जैसी 2 सुपर हिट फिल्में देकर अपनी सुपरस्टारडम को बचाए रखने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अगले 4 वर्ष तक जो स्टार नंबर 1 की पोजीशन पर था वो कौन थे? वो थे धर्मेंद्र। यानी कि 1974 से लेकर 1977 तक धर्मेंद्र अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 थे। दरअसल 1969 से लेकर 1977 तक धर्मेंद्र का बहुत ही गोल्डन पीरियड था। इस पीरियड में उन्होंने 20 हिट फिल्में दी थी। इनमें से कुछ हिट फिल्में हैं आया सावन झूम के, तुम हंसी मैं जवां, सराफत, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी और शोले। 1972 और 1973 में जब राजेश खन्ना अपने पीक पर थे, तब भी उन्होंने 4 क्लीन हिट फिल्में दी थी। यादों की बारात, जुगनू, लोफर और कहानी किस्मत की। 1973 से लेकर 1977 तक ये धर्मेंद्र ही थे, ना कि अमिताभ बच्चन, जो कि सुपरस्टार रहे। शोले फिल्म में भी धर्मेंद्र को ही सबसे ज्यादा फीस मिली थी और फिर उसके 2 साल बाद तक उन्होंने प्रतिज्ञा, चाचा भतीजा और धर्मवीर जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में देकर अपनी पोजीशन को बनाए रखा। हालांकि अमिताभ बच्चन ने भी इस दौरान मजबूर, दीवार और कभी कभी जैसी हिट फिल्में दी थी, लेकिन इन फिल्मों की सफलता की चमक वैसी नहीं थी जैसी कि धर्मेंद्र की फिल्मों की थी। बच्चन को असली सफलता तब मिली जब उन्हें विनोद खन्ना का साथ मिला। 1976 में आई हेरा फेरी और 1977 में आई अमर अकबर एंथोनी, खून पसीना और परवरिश जैसी फिल्मों के हिट हो जाने से अमिताभ बच्चन नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान हो गए। इन चारों हिट फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ साथ विनोद खन्ना का भी अनमोल योगदान था। लेकिन वास्तव में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार तब बने जब 1978 में आई उनकी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म में भी उन्हें विनोद खन्ना का भरपूर साथ मिला था। और फिर उसी साल यानी कि 1978 में ही आई अमिताभ बच्चन की 2 और सुपर हिट फिल्म त्रिशूल और डॉन। इन 3 फिल्मों की भरपूर सफलता ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया था। और फिर उसके अगले 3 साल तक अमिताभ बच्चन निर्विवाद रूप से नंबर 1 रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि उनका नंबर 1 पोजीशन अब आने वाली अगली पीढ़ी तक बरकरार रहेगी, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं सका। साल 1980 में अचानक उनके लिए एक झटका सा लगा। जितेंद्र, जो कि 70 के दशक में लगभग टॉप लीग से बाहर ही रहे, अचानक 1980 में 3 हिट फिल्में देकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। वो 3 हिट फिल्में थी आशा, ज्योति बने ज्वाला और जुदाई। और सिर्फ इतना ही नहीं,
कमाई के मामले में भी उनकी फिल्मों ने सबको पीछे छोड़ दिया था। फिल्म आशा तो एकदम से ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ अपनी 2 फिल्मों के अंडर परफॉर्मेंस से डरे हुए थे। उस साल आई उनकी 2 फिल्में शान और राम बलराम बिग बजट वाली फिल्में होने के बावजूद भी उतनी चली नहीं थी। फिर उसी साल यानी कि 1980 में ही आई उनकी एक और फिल्म 2 और 2 5 तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। सिर्फ एक फिल्म दोस्ताना सही मायने में हिट हुई थी, लेकिन वो भी कमाई के मामले में जितेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशा से काफी पीछे थी। दोस्ताना ने उस वक्त 4.5 करोड़ का बिजनेस किया था, तो आशा ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि साल 1981 में मिस्टर बच्चन नसीब और लावारिस जैसी सुपरहिट फिल्मों से अपनी नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखने में कामयाब जरूर रहे थे। तभी जितेंद्र ने उसी साल यानी कि 1981 में ही मेरी आवाज सुनो जैसे सुपरहिट फिल्म देकर अमिताभ बच्चन को जैसे एक झटका सा दे दिया था। जितेंद्र की मेरी आवाज सुनो और अमिताभ बच्चन की कालिया दोनों एक ही साथ रिलीज हुई थी, लेकिन मेरी आवाज सुनो को फिल्म कालिया के मुकाबले ज्यादा बढ़िया ओपनिंग मिली थी। लेकिन फिर साल 1982 में अमिताभ बच्चन ने नमक हलाल और खुद्दार जैसी हिट फिल्में देकर एक बार फिर से अपनी काबिलियत को साबित किया था, लेकिन फिर भी वो जितेंद्र को ज्यादा पीछे नहीं रख सके थे। जितेंद्र ने उसी साल फर्ज और कानून जैसी सुपरहिट फिल्म देकर यह साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। एक बात यहाँ पर नोटिस करने लायक है कि अपने गोल्डन पीरियड में भी अमिताभ बच्चन बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर जैसी फिल्म देने में नाकामयाब रहे थे। 1980, 81 और 82 में जब वे सबसे टॉप पोजीशन पर थे, उन तीनों साल में बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर यानी कि साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म देने में वे नाकामयाब रहे थे। 1980 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी फिरोज खान और विनोद खन्ना की कुर्बानी। तो 1981 में थी मनोज कुमार और दिलीप कुमार की फिल्म क्रांति। तो वही साल 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी दिलीप कुमार और संजय दत्त की विधाता, एक सुपरस्टार जो अपने सबसे पीक पीरियड में भी साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ना दे सके, जबकि उसे उस वक्त की इंडस्ट्री के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का साथ मिल रहा हो, तो उसे वन मैन इंडस्ट्री कहना कहां तक जायज था। उस हिसाब से अगर सलमान खान का करियर को देखें तो उन्होंने अपने करियर के सबसे पीक पीरियड में लगातार 3 साल तक 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी है। वो फिल्में हैं साल 2010 में आई फिल्म दबंग, साल 2011 में आई फिल्म बॉडीगार्ड और साल 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि अब तक अनपैरेलल है। अब बात उस साल की जब जितेंद्र ने एक ही साल में 3 सुपर डुपर हिट फिल्में देकर एक बार सबको फिर से चौंका दिया था। वो साल था 1983। जितेंद्र ने 1983 में हिम्मत वाला, मवाली और जस्टिस चौधरी जैसी हिट फिल्में देकर अमिताभ बच्चन को ऑलमोस्ट नंबर 1 के पोजीशन से हिला ही दिया था। यह वो दौर था जब जितेंद्र अधिकतर साउथ की फिल्में कर रहे थे और उनकी फिल्में तब खूब नोट छाप रही थी। वो तो उस साल यानी कि 1983 में अमिताभ बच्चन की फिल्म कूली अगर बम्पर हिट ना हुई होती तो 1983 उनके लिए बहुत बुरा साल साबित होता। लेकिन यह भी सबको पता है कि फिल्म कूली क्यों हिट हुई थी। अगर उस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरीके से घायल ना हुए होते तो शायद फिल्म से लोगों की इतनी सहानुभूति नहीं जुड़ती। वो मंजर ही अलग था जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में पड़े थे और पूरा भारत उनके लिए सिर्फ दुआएं मांग रहा था। अब आते हैं साल 1984 में। 1984 जितेंद्र के स्टारडम और करियर के लिहाज से सबसे गोल्डन ईयर था। इस साल की 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तोहफा और मकसद जितेंद्र के नाम थी। दोनों ही फिल्में अमिताभ बच्चन की उस साल रिलीज हुई फिल्म शराबी से कमाई करने के मामले में काफी आगे थी। और फिर उसके बाद साल 1987 तक जितेंद्र ने कैदी, हैसियत, होशियार, बलिदान, हकीकत, स्वर्ग से सुंदर, संजोग, जाल, घर संसार, ऐसा प्यार कहां, खुदगर्ज और सिंदूर जैसे हिट और सुपर हिट फिल्में देकर अपनी कामयाबी का दौर जारी रखा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितेंद्र ने 1980 से लेकर 1987 तक कुल 15 हिट फिल्में दी थी, जबकि अमिताभ बच्चन ने इसी पीरियड में कुल 11 हिट फिल्में दी है। ऊपर से सबसे खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन उस दौर के सबसे सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स जैसे मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और रमेश सिप्पी के साथ काम कर रहे थे, जो कि उनकी टॉप पोजीशन को बनाए रखने में उनको अच्छी खासी मदद कर रहे थे। जबकि जितेंद्र के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई भी नामचीन डायरेक्टर उनके साथ तब काम नहीं कर रहा था। जितेंद्र ने यह कामयाबी
कम नामी गिरामी डायरेक्टरों के साथ काम करके सिर्फ अपने बलबूते हासिल की थी। यहां पर यह भी गौर करने वाली बात जरूर है कि उस दौर में अमिताभ बच्चन की कुल फिल्मों ने कमाई के मामले में जितेंद्र के हिट फिल्मों के मुकाबले अच्छा बिजनेस जरूर किया था, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों की लागत जितेंद्र की फिल्मों की लागत से कहीं ज्यादा होती थी। अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में जैसे कि शान, शक्ति और राम बलराम को अच्छा बिजनेस करने के बावजूद सिर्फ इसलिए फ्लॉप करार दिया गया था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरों को उन फिल्मों से घाटा उठाना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र की फिल्में कम लागत होने की वजह से उन्हें एक रिजनेबल प्राइस पर बेचा जाता था, जिससे वे सबके लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाती थी। तब के लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर गुलशन राय का तो एक बार कहना था कि अमिताभ एक ऐसे स्टार थे जिनकी फिल्मों की लागत बहुत ज्यादा होती थी और उन्हें एक ऊंची कीमत पर बेचा जाता था, इसलिए उनकी फिल्मों में प्रॉफिट कम होते थे, जबकि प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटरों का रिस्क बहुत ज्यादा होता था। वहीं जबकि दूसरी तरफ जितेंद्र एक सेफ बेट थे, उनकी फिल्मों की लागत अमिताभ के मुकाबले कम होती थी, जिससे प्रोड्यूसरों और डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए वे एक मुनाफे का सौदा बन जाती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमिताभ बच्चन उस दौर में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार थे और 1985 तक तो वे निर्विवाद रूप से नंबर 1 थे। लेकिन इसके बावजूद जितेंद्र उस दौर में अपने हिट और सुपर हिट फिल्मों से लगातार उनको चैलेंज देते रहे और इस तरह से देखा जाए तो उस दौर में जो नंबर 1 से लेकर 10 तक की पोजीशन पर सिर्फ अमिताभ बच्चन के होने की बात कही जाती है, वह एक मिथ ही लगता है। आपको बता दें कि जितेंद्र लाइमलाइट में पहली बार तब आए थे जब 1967 में उनकी फिल्म फर्ज सुपर हिट हो गई थी। उसके बाद से वे लगातार हिट फिल्में देकर वे एक सेलेबल स्टार बन गए थे। उस दौरान उन्होंने खिलौना, हमजोली और वारिस जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में देकर अपनी एक खास पहचान बना ली थी, जंपिंग जैक की। हालांकि ज्यादातर लोग उनको एक डांसिंग स्टार के रूप में ही सिर्फ जानते थे और उनकी अभिनय क्षमता को लेकर उस दौर में ज्यादा कुछ लिखा नहीं जाता था। फिर 70 के दशक में ज्यादातर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मनोज कुमार और ऋषि कपूर जैसे सितारों की चमक के साए तले ही रहे, जिससे उनका आभा मंडल कुछ फीका सा पड़ गया था। जितेंद्र की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि 80 के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन को सबसे ज्यादा तगड़ा कंपटीशन दिया था, वो भी बिना नामी गिरामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के। बॉक्स ऑफिस पर जो उन्होंने 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की बादशाहत को चुनौती दी थी वो अब एक स्थापित सत्य है। अब इसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है और बॉलीवुड के इतिहास में ये बातें अब खास तौर पर उल्लेख किए जाने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों ये रही एक तुलनात्मक अध्ययन अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के फिल्मी करियर की। आपको ये कंपैरिजन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही इस कंपैरिजन में अगर आपको कहीं से भी कोई कमी या त्रुटि दिखाई दे तो वो भी आप जरूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।